हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। मतलब जितने प्रकार की ये संख्याएं यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो एक एक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो इन संख्याओं को आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर से, जो कि होती है प्राकृतिक संख्या। अब देखो, प्राकृतिक संख्या कहो या प्राकृतिक संख्या कहो, एक ही बात होती है। बाकी अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं, या गणन संख्याएं, या इनको गणना करने वाले नंबर भी बोला जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो ये दिया है कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। अब गिनते हम कैसे हैं? जैसे 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं ना। जीरो से तो नहीं गिनते हैं। जैसे चार वस्तुएं रखी हैं इस प्रकार से कहीं पे, तो गिनेंगे कैसे? 1 2 3 4। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? गणन नंबर या गणना करने वाले नंबर भी कहते हैं। और इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे? देखो, बुक्स में आपको हर बार ऐसे नहीं दिया होगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं। बुक्स में केवल इतना दिया होता है कि कैपिटल एन बनाया होता है। तो हमें ये समझ जाना है कि जहाँ पे कैपिटल एन की बात हो रही है, इसका मतलब वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। और ये एन कहाँ से आया है? इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो स्टार्टिंग का जो एन है, उससे इसको डिनोट किया जाता है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो जैसे कौन-कौन से नंबर हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और ये नंबर अनंत तक जा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में इनफाइनाइट लगा देंगे। ठीक? तो ये बात होगी प्राकृतिक संख्याओं की। तो जब तक हमारा काम इन संख्याओं से चल रहा था, तब तक को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे-जैसे हमारा दिमाग विकसित होता गया, वैसे-वैसे हमें नंबर में चेंजेस करने पड़े। क्या चेंजेस करने पड़े? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 2 + 3, तो ये कितना होता है? ये होता है हमारे पास 4। ठीक है? अगर यहीं पे अगर मैं ये लिखता हूँ 3 - 3, तो ये कितना होता है? देखो, 3 में से 3 घटाएँगे तो ये होगा 0। अब देखो, 0 तो हमारे पास है नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं में अपडेट करना पड़ेगा। अब नई संख्याओं को हमने इंट्रोड्यूस किया, जिनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएँ, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है होल नंबर। अब ये होल नंबर होते क्या हैं? पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर इन संख्याओं में 0 को भी शामिल करने पर जो संख्याएँ प्राप्त होती है, उन्हें पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। तो मतलब नंबर तो ये रहेंगे, बट इनको हमने क्या कर दिया? केवल अपडेट कर दिया। अपडेट करने का मतलब इसमें कुछ और चीज़ें हमने ऐड कर दी। क्या ऐड कर दी? यहाँ पे हमने 0 ऐड कर दिया है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखें तो यहाँ पे 0 भी ऐड हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4, बाकी नंबर तो सारे ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे इनको हम इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, जो पूर्ण संख्याएँ होती है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोला जाता है होल नंबर। तो होल नंबर का कैपिटल डब्ल्यू, इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बुक्स में कभी भी पूर्ण संख्याएँ या तो ऐसे लिखा होगा, और इतना बड़ा नहीं लिखना है, केवल कैपिटल डब्ल्यू से भी अगर हम इसको डिनोट करेंगे तो हम समझ जाएँगे कि ये पूर्ण संख्याओं के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पे मैंने 3 + 3 कर दिया तो ये होता है 6। वैसे ही अगर मैंने 3 - 3 कर दिया तो ये होता है हमारे पास 0। अब 0 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद क्या किया? हमारा जैसे दिमाग और ज़्यादा विकसित होता गया, तो हम संख्याओं के साथ और ज़्यादा खेलने लग गए। तो हमने क्या कर दिया? कहीं पे ये लिख दिया 4 - 3। अब 4 में से 3 घटाएँगे तो ये हो जाएगा 1। 1 तो हमारे पास देखो मौजूद है। वैसे ही 3 में से 3 घटाएँगे 0, 0 भी मौजूद है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 - 4। अब देखो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या मुझे घटानी होगी, जो कि मुझे मिलेगा -1। अब देखो, माइनस वाले नंबर तो है ही नहीं मेरे पास, यानी ऋणात्मक संख्याएँ तो अभी हैं ही नहीं। अब क्या करना होगा? ये जो नंबर हमें दिए हैं, इन्हीं में अपडेट करना होगा। अपडेट करने का मतलब इसी में कुछ और नंबर हमें जोड़ने होंगे, और उन नंबरों को हमने क्या बोला? पूर्णांक संख्याएँ बोला। पूर्णांक संख्याएँ होती क्या हैं? इनका डेफिनिशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो, डेफिनिशन ये कहती है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में पहले तो हमें 0 जोड़ना है। ठीक है? 0 जोड़ दिया, तथा साथ में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ा जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाता है, तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। जैसे नाम ही से पता लग रहा होगा, पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक अपने आप में पूर्ण है। जैसे 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 है, 3 है, मतलब इसमें दशमलव संख्याएँ नहीं आ सकती। जैसे 3.5 है, तो ये वाला अंक अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे कोई भिन्न है 3/5, ये अंक भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो उनको हम पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। ये वाले जो नंबर हैं, इनको पूर्ण अंक कहेंगे या पूर्ण अंक कहेंगे। अगर इसका एग्ज़ाम्पल देखना हो तो क्या होगा? माइनस वाले नंबर, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये सारे नंबर, मतलब इनमें अगर मैं प्लस माइनस लगा दूँ, तो ये सारे हमारे पूर्णांक हो जाएँगे। ठीक है? तो 3 प्रकार के नंबर अभी आपको समझ में आए होंगे। एक तो प्राकृतिक संख्या, एक तो पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक। ठीक है? अब बाकी और नंबर क्या-क्या इसमें आते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखो अगले टाइप का जो नंबर आता है उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएँ। परिमेय संख्याएँ हमने कैसे लिखी? जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि अगर मैं कहीं पर 3 माइनस 4 लिखता हूँ, तो ये हो जाता है हमारे पास 1। अब देखो ऋणात्मक नंबर भी हमारे पास आ गए। अब हमने क्या कर दिया, इनको इक्वेशन में सॉल्व करना शुरू कर दिया। इक्वेशन में सॉल्व करने का मतलब कहीं पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3 + 4 बराबर ये होता है 1, तो ये जो समीकरण है इसको हल करने के लिए इसको इधर लेके आते हैं, तो x का मान हम निकाल सकते हैं 1 - 4। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आया माइनस में 3। तो x का मान जब तक माइनस में आ रहा था, -3 आ रहा था, तब तक कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। उसके बाद हमने संख्याओं के साथ और ज़्यादा खेलना शुरू किया, इस प्रकार से हमने नंबर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है? अब देखो अगर मैं इस समीकरण को सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर, इसको इधर लेके आओ तो ये होगा 3 - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 3 में से 2 घटाएँगे, यहाँ पे होगा 1। अब 5 को नीचे लेके आएँगे तो x का मान आ रहा है 1/5। अब देखो ये वाला नंबर तो हमारे पास पूर्णांक में भी नहीं था, क्योंकि पूर्णांक में नंबर थे या तो 1 या तो 2 या 3 या -1 -2 -3। अब हमें क्या करना होगा, इन नंबरों में और ज़्यादा अपडेट करना होगा। मतलब एक नए प्रकार के नंबर हमें इंट्रोड्यूस करने होंगे। इनको हम बोलेंगे परिमेय संख्याएँ और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रैशनल नंबर, ठीक है? और डिनोट किससे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं डिनोट करना भूल गया था, एक बार ये वाला बता देता हूँ। जो पूर्णांक होते हैं उनको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। कैपिटल I का मतलब यहाँ पे जो इंटीजर है उसका कैपिटल I, या कहीं पे अगर आपको जेड भी दिख रहा होगा ऐसे, तो ये भी किससे डिनोट होता है, ये पूर्णांक संख्याओं को इससे डिनोट करते हैं, या तो I या कैपिटल जेड, ठीक है? ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि रैशनल नंबर के लिए क्या करना होगा, जब x की वैल्यू 1/5 आई, तो उसके बाद हमें पूर्णांक में ये संख्याएँ नहीं मिली। तो हमने नई प्रकार की संख्याएँ इंट्रोड्यूस की, जिसको परिमेय संख्याएँ कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। देखो वही संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ये जो संख्या है इसको मैं p मान सकता हूँ, इसको q मान सकता हूँ। तो इस संख्या को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, p/q का मतलब नया रूप ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है जहाँ p और q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 1, 2 या इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 2 में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो p और q का मान पूर्णांक होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए कि p और q की वैल्यू जैसे 1/2 हो सकती है, 4/3 हो सकती है। हमेशा ये भी पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर 3.5 है और नीचे 2 है, इसको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये संख्या पूर्ण नहीं है अपने आप में, ठीक है? और साथ में ये भी ध्यान देना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मतलब हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो हर में 0 क्यों नहीं हो सकता, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा है 5/2, अगर ऐसा लिखा है तो जैसे 5/2 नहीं ले लो, जैसे 5/1 लिखा है, तो इसका मान किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है। वैसे कहीं पे लिखा है 10/2, तो इसका मान भी किसके बराबर होता है? 5 के बराबर होता है, ठीक है। वैसे कहीं पे लिखा है 20/4, इसका मान किसके बराबर होता है? इससे ये काटेंगे, ये होता है 5 के बराबर। अभी 5 के बराबर ऐसे क्यों होता है, वो मैं एग्ज़ाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे नीचे का गुणा ऊपर करते हैं ना, तो इसका गुणा यहाँ करके देख लो, तो कितना आएगा? ये आएगा 5 = 5 × 1। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 = 5 आ रहा है, मतलब जो संख्या होती है वो हमेशा ही खुद के बराबर आती है, 5 = 5 हो गया। वैसे ही यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ कर दो तो ये आएगा हमारे पास 10, और बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2। तो यहाँ पे भी ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो इसको मैं डायरेक्ट 10 लिख सकता हूँ। तो देखो 10 का मान हमेशा 10 के बराबर होता है। वैसे ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका गुणा अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये हो जाएगा 20 = 5 × 4, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 = 5 × 4, तो कितना होगा ये? 5 चौको 20। तो यहाँ पे भी देखो 20 का मान हमेशा ही 20 के बराबर होता है। अब कहीं पे अगर मैं 5/0 लिखता हूँ, तो इसका मान मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? जैसे अगर मैं इसका मान मान लीजिए 1 के बराबर लिखता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि 5/0 इसका मान किसके बराबर लिखता हूँ? 0 के बराबर लिखता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर के लिए ये मान लो 5 × 5/0 बराबर इसका मान मैं 4 के बराबर लिखता हूँ, या 5/0 इसका मान मैं 5 के बराबर लिखता हूँ। अब देखो हर कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 = 1 × 0। अब 1 × 0 कितना होता है? 0 होता है, तो 5 = 0 आ रहा है। अब देखो संख्या का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं, मतलब एक संख्या हमेशा उसके ही बराबर होगी। जैसे 5 है तो 5 हमेशा 5 के ही बराबर होगी। यहाँ पे 5 है तो ये भी हमेशा 5 के ही बराबर होगी। तो ये दोनों कभी बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ पे भी कितना होगा? 5 = 0। कभी 5 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 = 0 × 4।
अब 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में करते हैं तो वो तो 0 ही होता है ना। यहाँ पर भी देखो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आए, मतलब 0, ये दोनों संख्याएँ कभी बराबर नहीं होंगी। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर 5 गुणा 0। तो यहाँ पे ये 5 है बराबर यहाँ पे 0 आ रहे हैं। तो ये वाली संख्या में भी आप देख रहे हैं कि कभी भी ये संख्याएँ आपस में बराबर नहीं आ सकती हैं। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी लो, कभी भी ये बराबर नहीं होंगी। अब बराबर नहीं होंगी तो इसका मतलब हम कभी भी 0 का मान मतलब 0 नहीं ले सकते हैं हर में। क्यों नहीं ले सकते वो रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है? ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ में। तो देखो यहाँ तक होगी, जिनको p बटा q के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्याएँ हो जाएँगी। और इनको डिनोट कैसे करेंगे? इनको q से डिनोट करेंगे। अब देखो इससे पहले आप देख रहे होंगे कि इसका स्टार्टिंग का जो नंबर है, जैसे परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रैशनल नंबर बोला जाता है। रैशनल नंबर का स्टार्टिंग का r आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको इससे भी डिनोट कर सकते थे। बट इससे डिनोट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक आगे नंबर आता है वास्तविक संख्याएँ जिसको रियल नंबर बोलते हैं। उससे उसको डिनोट किया जाता है, इसीलिए परिमेय संख्याओं को r से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि q से डिनोट करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो जितने भी नंबर हैं, जैसे 5 हो गया, 3/2 हो गया, 1.5 हो गया, मतलब इसमें दशमलव संख्याएँ भी आएँगी, भिन्न भी आएगी, पूर्णांक भी आएगा, सारे नंबर इसमें आ जाएँगे, ठीक है? और परिमेय संख्याओं के बाद जो अगला नंबर होता है उसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याओं की डेफ़िनेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सिंपल सी भाषा में ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएँ जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्याएँ बोलेंगे, और ऐसे नंबर जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएँ बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएँ जो परिमेय संख्याएँ ना हों, उनको अपरिमेय संख्याएँ कहते हैं। अब ऐसे क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं की प्रॉपर डेफ़िनेशन नहीं होती है। जैसे परिमेय संख्याओं की प्रॉपर ये वाली डेफ़िनेशन है ना, अपरिमेय संख्याओं की नहीं होती है। इसीलिए जो परिमेय संख्याएँ होंगी वो संख्याएँ अपरिमेय नहीं होंगी, और जो अपरिमेय होंगी वो परिमेय नहीं होंगी। तो मतलब इसका उल्टा इसमें दिया गया है डेफ़िनेशन, सिंपल आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे अंडर रूट में आने वाले सारे नंबर, केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर। पूर्ण वर्ग क्या होता है? जैसे 2 का पूर्ण वर्ग क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। वैसे पूर्ण वर्ग होता है 9, फिर होता है 16, फिर होता है 25। तो अगर मैं इसके साथ में वर्गमूल लगा दूँ तो इनकी वैल्यू किसके बराबर आती है? जैसे वर्गमूल 4 की वैल्यू आती है 2 के बराबर, इसकी वैल्यू आती है 3 के बराबर, इसकी वैल्यू आती है 4 के बराबर, इसकी वैल्यू आती है 5 के बराबर। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर वर्गमूल के अंदर आते हैं वो सारी संख्याएँ क्या होती हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। मतलब इन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे यहाँ पे वर्गमूल 2 है और बटे में मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी देर के लिए ये मान लो ये p है, ये q है। तो इनको तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। बट देखो इसकी प्रॉपर डेफ़िनेशन आपको जानना होगा इस पे कि ऐसी संख्याएँ जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाता है और साथ में p और q पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो वर्गमूल 2 तो पूर्णांक नहीं है। अब क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब हम इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये पूरी डेफ़िनेशन आपको इसमें याद रखनी होगी, ठीक है? तो वर्गमूल के अंदर जितने भी नंबर आएँगे वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएँगी। साथ में जो पाई की वैल्यू आती है वो, और साथ में जो ए होता है मतलब एक्स्पोनेंशियल नंबर जो होता है उसको भी हम अपरिमेय संख्याओं के अंदर ही काउंट करते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं की डेफ़िनेशन भी होगी। उसके बाद अगला आता है वास्तविक संख्याएँ। अब देखो जितने भी प्रकार के नंबर होंगे, सारे प्रकार के जो नंबर होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आते हैं। इनको बोला जाता है रियल नंबर। और रियल नंबर का अभी मैंने आपको बताया ना कि इसका जो कैपिटल R है उससे इसको डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे इसको Q से डिनोट किया जा रहा था, वैसे ही इसको R से डिनोट किया जाएगा। अब इसमें अपरिमेय संख्याएँ भी आएँगी, परिमेय भी आएँगी, पूर्णांक भी आएँगे, पूर्ण संख्याएँ भी आएँगी, और हमारे प्राकृतिक और प्राकृतिक, ठीक है? पूर्ण संख्याएँ भी आएँगी, प्राकृतिक संख्याएँ भी आएँगी, मतलब जितने प्रकार के नंबर आप सोच सकते हैं वो सारे वास्तविक संख्याओं के अंदर आते हैं। और यहाँ पे दिया भी है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। मतलब ये वाली संख्या अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी वास्तविक संख्या है, ये वाली संख्या अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी वास्तविक संख्या है, ये वाली संख्या अगर मैं लिखता हूँ ये भी वास्तविक संख्या है। जितनी भी संख्याएँ आपके दिमाग में आ रही हैं वो सारी वास्तविक संख्या हो जाएँगी। इसका एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, 2 है, -5 है, 3/4 है, 22/7 है, फिर 3.5, √5, √7, पाई, ई, ये सारी क्या हो जाएँगी? हमारी वास्तविक संख्याएँ हो जाएँगी। ठीक है? तो इतने सारे नंबर हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर। तो फिलहाल तो ये सारे नंबर हो गए। अब इसके बाद कुछ और प्रकार के नंबर भी आते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आता है सम संख्याएँ। ठीक है? सम संख्याएँ होती क्या हैं? इसकी डेफ़िनेशन ये होती है सिंपल सी, कि वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उनको सम संख्याएँ कहते हैं। अब 2 से कौन-कौन से पूर्णतः विभाजित होंगे? मतलब जिनके इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारी संख्याएँ सम संख्याएँ कहलाती हैं।
जैसे आपको दिख रहा होगा 2, 4, 6, 8 या ऐसा कोई भी नंबर रैंडमली कोई नंबर लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 4 दिख रहा है मतलब ये एक सम संख्या हो गई, ठीक? बाकी इसके आगे क्या दिया है कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो सम संख्याएँ होंगी, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है? उसके बाद अगला आता है विषम संख्याएँ। विषम संख्याएँ क्या होती हैं? वो संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनको विषम संख्याएँ बोलेंगे। तो पूर्णतः विभाजित कौन-सी संख्याएँ होंगी? जैसे 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, तो ये सारी संख्याएँ विषम संख्याएँ होंगी, ठीक है? बाकी आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जिनके इकाई के अंक में ये वाले नंबर ना आते हों, उनको भी कह सकते हैं कि वो विषम संख्या हो जाएँगी। अब जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो ये सारी विषम संख्याओं के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो आप इसके नोट में ये भी लिख देना कि यदि किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है तो वो संख्याएँ विषम संख्याएँ कहलाती हैं, ठीक है? देखो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से शुरू होते हैं। 0 से देखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो मेन नंबर ये 9 मतलब ये 10 ही होते हैं। इसके बाद जैसे 10 है तो 10 किसको मिलकर बना है? 1 और 0 को। वैसे 11 है तो किससे मिलकर बना है? 1 से मिलकर बना है। तो मेन नंबर यही होते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इकाई के अंक में ये आए 0, 2, 4, 6, 8 आए, तो वो सम संख्याएँ होंगी और 1, 3, 5, 7 और 9 आए तो वो विषम संख्याएँ होंगी बस। इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला भी हो गया। उसके बाद आगे आता है इसमें अभाज्य संख्याएँ या इनको ऋण संख्याएँ भी बोलते हैं। अब अभाज्य संख्याएँ कौन-सी संख्याएँ होती हैं, पहले इसकी डेफ़िनिशन देख लेते हैं। तो वो संख्याएँ जिन्हें स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, उनको हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे इसका सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो जो 2 गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा खुद वो संख्या। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ कहीं पे, मैंने ले लिया 5, 5, 7 ले लिया मैंने, तो 5 को मैं देखो 5 से छोटे नंबर कौन-कौन से होंगे? ये होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और लास्ट में आता है 5। तो 5 से छोटे ये सारे नंबर 5 से छोटे होते हैं। अब एक-एक करके देखो बड़ी संख्या का भाग तो जा नहीं सकता इसमें, तो छोटी संख्या का ही भाग जाएगा। जैसे 0 का भाग करके देख लो इसमें, तो 0 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो भाग 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 1 का भाग इसमें करेंगे तो पूरी-पूरी बार जाएगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 5 का एक गुणनखंड हो गया 1, ठीक है। अब देखो 1 के बाद अगला आता है 2, 2 का भाग 5 में जाता है कि नहीं जाता है? देखो पूरी-पूरी बार नहीं जाएगा, यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे 1 शेष बचेगा, तो 2 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। वैसे ही तीसरा अगला नंबर आता है 3, अब 3 में 5 का भाग करके देख लो तो यहाँ पे 1 बार जाएगा तो यहाँ पे होगा 3, 2 शेष वाला आएगा, तो 3 का भाग भी इसमें पूरी-पूरी बार नहीं जाता मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब 4 का भाग करके देख लो, तो 4 का भाग इसमें करेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे भी देखो 1 शेष बच रहा है, तो मतलब 4 भी इसका गुणनखंड नहीं होगा और लास्ट में 5 का भाग 5 में ही करेंगे तो पूरी-पूरी बार जाएगा। 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 5 और शेषफल आ रहा है 0। तो जब भी शेषफल 0 आता है, वो इसका ही गुणनखंड हो जाता है। तो 5 के कितने गुणनखंड हो गए केवल 2 गुणनखंड हो गए, एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया 5। और यही चीज़ मैंने बोला था कि अभाज्य संख्याएँ वो संख्याएँ होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो इसके केवल 2 गुणनखंड हैं, कौन-कौन से? एक तो होना चाहिए 1, तो देखो 1 है 1, दूसरा खुद वो संख्या, तो 5 है तो 5 खुद वो संख्या है, ठीक? तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 एक अभाज्य संख्या है। वैसे अगर मैं 4 की बात करता हूँ, तो 4 से छोटे कितने नंबर हैं? अब मैं बात करूँगा 4 की। 4 से छोटे देखो इतने नंबर हैं, तो 0 तो लेंगे नहीं, तो ये वाले जो नंबर हैं, इनका मुझे भाग करके देखना है 4 में, ठीक है? भाग करके देख लो, तो सबसे पहले 1 का भाग करेंगे, तो पूरी-पूरी बार जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0 शेष आ रहा है। तो 4 का पहला गुणनखंड हो गया 1। फिर अब 4 में 2 का भाग करके देख लो, अब देखो इसका भाग 2 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे भी शेषफल 0 आ रहा है। अब देखो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 का एक गुणनखंड 2 भी होगा। वैसे ही 4 में अब 3 का भाग करके देख लो, तो भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 1, यहाँ पे होगा 3 और 1 शेषफल आ रहा है, मतलब 3 4 का गुणनखंड नहीं होगा और लास्ट नंबर आएगा हमारे पास 4। तो 1 से चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, 3 से, अब 4 से चेक करेंगे तो 4 भागा 4 करना होगा हमें। तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे देखो शेषफल 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 भी इसका ही गुणनखंड हो गया। तो 4 के कितने गुणनखंड हो गए? 1, 2, 3। जबकि अभाज्य संख्याएँ वो होते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है? ये कौन-सी संख्या होगी? ये हमारी भाज्य संख्या होगी और यहीं से भाज्य संख्या की डेफ़िनेशन भी निकलती है कि वो संख्याएँ भाज्य संख्याएँ होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अगर केवल 2 गुणनखंड होंगे तो वो अभाज्य संख्या और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे इसको देख रहे होंगे 3 गुणनखंड है, इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है।
बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? वैसे अगर मैं 13 की बात करता हूँ, तो 13 भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है? क्योंकि इसके केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 1 है, एक 13 है। वैसे ही 17 हो गया, फिर 19 हो गया, 23 हो गया, तो ये सारी संख्याएँ हमारी अभाज्य संख्याएँ कहलाएँगी, ठीक है? तो अभाज्य संख्याओं की डेफ़िनेशन भी होगी। वैसे ही भाज्य संख्याओं की डेफ़िनेशन भी मैंने अभी आपको बताई ना, कि जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वही संख्याएँ जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाता है, ठीक है? स्वयं मतलब जैसे मैंने ले लिया 4, तो 4 स्वयं का भाग तो जा ही रहा है, 1 का भाग भी जा रहा है और साथ में अन्य संख्या कौन-सी है? 2 संख्या, मतलब संख्या 2 जो है इसका भाग इसमें पूरी-पूरी बार जाता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एक भाज्य संख्या होगी, ठीक? तो सिंपल से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आपको ऐसे याद रखनी है। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सारी भाज्य संख्या हो जाएँगी हमारी। क्योंकि जो 4 है उसके 3 गुणनखंड होंगे, 1, 2 और 4। वैसे ही 6 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो इसके 4 गुणनखंड हो रहे हैं। इसका मतलब 6 भी एक भाज्य संख्या होगी। वैसे 8, 9 ये आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी होगी। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तो मैंने इसका एग्ज़ाम्पल भी दे दिया, ठीक है। अब अगला आता है इसमें सह-अभाज्य संख्याएँ। जैसे नाम ही से पता लग रहा है कि संख्याएँ अभाज्य होनी चाहिए और साथ में सह का मतलब होता है साथ में आने वाले। जैसे अगर जोड़े में वो जो चीज़ आती है ना उसको सह बोलते हैं, ठीक है? और साथ में अभाज्य संख्याएँ आनी चाहिए। तो अभाज्य मैंने अभी आपको बताया जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13 तो ये सारी सह-अभाज्य संख्याएँ होती हैं। तो इसकी डेफ़िनेशन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो संख्याओं का वह युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब 2 संख्याएँ इसके साथ में आनी चाहिए जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए अथवा जिनका एचसीएफ 1 के बराबर हो उन्हें सह-अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए कोई से भी अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने एक अभाज्य संख्या ले ली 2 और 3। अब इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ निकालूँ तो इनका एचसीएफ किसके बराबर आएगा? हमेशा 1 के बराबर आएगा। वैसे ही अगली संख्या लेता हूँ मैं 11 और 13, तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे वो भी हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो या तो ये याद रख लो या ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि कोई भी 2 अगर अभाज्य संख्या लेता हूँ मैं, कोई-सी भी जैसे जैसे 3 और 7 भी ले लो, तो इनका भी एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। जैसे 7 और 13 ले लो, तो इनका एचसीएफ भी हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं को अगर हम साथ में लेते हैं तो उनको सह-अभाज्य संख्याएँ कहते हैं। ठीक है? बाकी इनकी ये यहाँ पे डेफ़िनेशन देख सकते हैं। तो ये एक हो गया 3, 5 फिर 4, 9 फिर 5, 7, 17, 19 उनको सह-अभाज्य संख्याएँ कहेंगे। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा देखो ये तो मतलब ये वाली संख्याएँ तो होंगी ही होंगी कि कोई भी 2 अभाज्य संख्याएँ लेंगे तो वो तो सह-अभाज्य होंगी ही होंगी, साथ में ये भी एक सह-अभाज्य संख्या होगी। ये सह-अभाज्य क्यों होगी? क्योंकि इनका एचसीएफ 1 के बराबर आ रहा है। अब देखो 4 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 9 अभाज्य संख्या है। बट अगर इन दोनों संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ निकालता हूँ इन दोनों का एचसीएफ किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। मतलब जैसे 4 के मैं गुणनखंड करूँगा तो 4 के क्या-क्या गुणनखंड हो जाएँगे? इसके गुणनखंड हो जाएँगे 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणा 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 से गुणा कर सकते हैं। तो जो इन दोनों में कॉमन आता है उसको बोलते हैं उसका एचसीएफ। तो 1 इन दोनों में आ रहा है इसका मतलब इनका एचसीएफ 1 के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा होगा एचसीएफ 1 आ रहा है इसका मतलब ये वाला भी क्या हो जाएँगी हमारी सह-अभाज्य संख्याएँ हो जाएँगी। ठीक है? आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे सह-अभाज्य संख्याएँ भी होगी, बाकी नंबर्स के बारे में जितनी भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और साथ में अभाज्य भी होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफ़िनिशन है जो कि आपको ध्यान रखना है। और साथ में ये भी लिखा है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। देखो यही चीज़ मैंने बताई ना कि सम भी होती है, अभाज्य भी होती है। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि संख्या 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं? विषम होती हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि केवल एक संख्या होती है 2 जो सम भी होती है, अभाज्य भी होती है। बाकी इसके अलावा सारे जो नंबर होंगे वो विषम संख्याएँ होंगी। जैसे 3 अभाज्य संख्या है, विषम है, 5 अभाज्य संख्या है, विषम है, 7 अभाज्य संख्या है, ये भी विषम है। फिर 11 अभाज्य संख्या है, ये भी विषम है, 13 अभाज्य संख्या है, ये भी विषम है। तो केवल 2 होता है सम, बाकी सब विषम होते हैं। अगला सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वो 3 है। तो 2 के बाद तो 3 ही आएगा ना, तो 3 एक विषम संख्या है और साथ में अभाज्य भी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी 3, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या है वो 4 होती है। भाज्य का मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, तो 4 के गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4। तो 3 गुणनखंड हो रहे हैं इसीलिए ये वाली एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है।
अगला आता है कि संख्या एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य। देखो एक ही एक ऐसा नंबर होता है, ना ही भाज्य होगा ना ही अभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड एक और खुद वो संख्या होनी चाहिए। जबकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो 2 गुणनखंड तो आ नहीं रहा है, इसीलिए एक संख्या ऐसी है जो ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। ठीक है? उसके बाद आगे आता है कि संख्या 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएँ हैं। 9 अभाज्य संख्याएँ कौन-कौन सी है? एक तो है 2, एक 3 है, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, फिर 17, अगला आता है 19, फिर 23। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि कुल 9 अभाज्य संख्याएँ होंगी। वैसे आगे लिखा है कि 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएँ होंगी, जो कि आप खुद ही निकालना, ठीक है? और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएँ होंगी, ये भी आप खुद ही निकाल सकते हो। और आगे दिया है कि 2 सम संख्याओं का योगफल जो होता है, वो हमेशा सम होता है। जैसे सम संख्या मैंने 1 ले लिया, 2, 1 ले लिया 4, दोनों सम संख्याएँ हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो हमेशा किसके बराबर आ रहा है? ये 6 के बराबर आ रहा है, जो कि सम संख्या है। तो ये भी सम, इनको जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, ठीक है? आगे दिया है 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है। विषम संख्या जैसे 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना आएगा? 8। तो ये वाली विषम, ये सम आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमेशा ही सम संख्या आएगी, ठीक है। अगला दिया है एक सम और एक विषम को जोड़ने पर भी विषम आता है। जैसे 2 सम संख्या है, 3 विषम संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? 5। 5 एक विषम संख्या है, तो ये सम, ये विषम, तो ये भी विषम आएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे विषम आएगा। ठीक है, और लास्ट में ये ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, कि केवल अगर कहीं पे पाई लिखेंगे तो ये एक अपरिमेय होता है। बट पाई का मान लेते हैं 22/7, जो कि परिमेय होता है, क्योंकि ये p है, ये q है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे ऐसे क्यों करा जाता है? क्योंकि 22 की मतलब पाई की एग्ज़ैक्टली वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बल्कि कुछ और होती है। बट हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए केवल अप्रॉक्स वैल्यू ली जाती है। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है ना कि 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे इतना बड़ा नंबर लिखा है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बाकी के सारे नंबर हटा देते हैं यहाँ से। ये वाले सारे नंबर हटा देते हैं और यहाँ पे 5 है ना, तो 5 से बड़े नंबर है आ रहे हैं, तो इसके बदले यहाँ पे 4 के बदले केवल 1 जोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2.34 की जगह 5 लिख दिया। तो ये वाली वैल्यू अप्रॉक्स लिखी जाती है। अब देखो ये तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है, तो ये वाली वैल्यू आसान है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमने ये वाली लिख दी, ठीक है? तो वैसे ही पाई की वैल्यू तो असंख्य होती है, मतलब कभी गिन ही नहीं सकते हम। बाकी इसको अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे ली जाती है 3.14 के आसपास। बाकी इसके अलावा इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं और इसी को कन्वर्ट किया जाता है 22/7 में। ठीक? तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होती है और ये वाली परिमेय संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संख्या पद्धति में फ़िलहाल इतना ही था, बाकी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है? तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।